तो जी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का रखने का मकसद आप लोगों के साथ फरवरी मार्च के पेपर डिस्कस करना है। और फरवरी मार्च के पेपर में इम्पॉर्टेंट पैटर्न के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और कहा ही जाता है, समझा ही जाता है कि अगर आप मार्च का पेपर अटेंड करते हैं तो कुछ सिमिलर पेपर आपको अगली सीरीज के यानी कि आपका मई जून के जो पेपर है वो आपको सिमिलर कुछ नजर आएगा। ठीक है, तो आपके सामने पेपर आपको नजर आ रहा है और कुछ बातें मैं पहले पेपर से करूंगा, कुछ पैटर्न डिस्कस करूंगा और अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर आपके साथ जो मॉडल पेपर है या आप समझ लें गेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी फिर चीज़ें बनाकर रखी हुई इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि 12 तारीख को वही सारी चीज़ें आएँ जो इंशाल्लाह हम पहले से डिस्कस कर चुके होंगे। हाँ, आपने टाइम निकालना होगा अपने बिजनेस के पेपर के बाद, जिन जिन बच्चों ने पेपर देना है बिजनेस का 10 मई को, उसके बाद उन्होंने टाइम निकालना है इंशाल्लाह। आपकी तैयारी 12 मई के लिए बेहतर हो जाएगी। अच्छा, फरवरी मार्च में हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं इसमें हमारे पास 3 किस्म के जो हैं वो आपके साथ डायग्राम्स शेयर की गई हैं, फिगर शो किया गया और उसमें बार चार्ट के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहली बात, डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन नॉर्मली मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही आता है। ये एग्जामिनर का ट्रेंड रहा है कई सालों से, वो डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन मैक्रो से दे रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें इस डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन को जो फरवरी मार्च में आया, इसमें टर्की की मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से और खास तौर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें करंट अकाउंट और इसके अलावा इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस किया जा रहा है। तो ग्राफ वो आपके साथ 3 शेयर कर रहा है। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे हम बात करते हैं जिसमें करंट अकाउंट की पोजीशन, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट के हवाले से और टर्म्स ऑफ रेट के हवाले से उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, अच्छा, डाटा रिस्पांस क्वेश्चन के लिए क्या किया गया? देखिए जनाब, डाटा रिस्पांस क्वेश्चन के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को वो दोबारा से रिकॉल करा दूं 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। देखिए, पहली कैटेगरी हमारे पास होती है उन क्वेश्चंस की जिसमें हमें नजर ये आए कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हो। तो अगर मैं कैटेगरी 1 के हवाले से बात करता हूं तो कैटेगरी 1 में हमारे पास कैलकुलेशन आती है। तो ये हमारे पास कैटेगरी 1 है कैलकुलेशन की। याद रहे कि हमने डाटा रिस्पांस क्वेश्चन के लिए इसको कैटेगराइज किया था कि सर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो अगर वो 20 मार्क्स से क्वेश्चंस हैं तो कौन कौन से पार्ट्स में किस किस किस्म की कैटेगरी को हम ढूंढ सकते हैं। तो ये वो 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 में आपको कैलकुलेशंस नजर आती हैं। कैटेगरी 2 में अगर हम बात को समझें तो कैटेगरी 2 में कुछ चीज़ें डाटा रिस्पांस क्वेश्चन से होती हैं और पार्शली ये चीज़ें आपसे थ्योरी से पूछता है। कैटेगरी 2 में कुछ चीज़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, चाहे वो डाटा रिस्पांस क्वेश्चन में टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन हो, ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन हो या किसी और किस्म की इन्फॉर्मेशन उसने आपके साथ शेयर करी हो। कुछ बातें वहां से पूछेगा और कुछ बातें आपसे पूछेगा थ्योरी से रिलेटेड जो आपने क्लास में पढ़ी है। इसके अलावा कैटेगरी 3 जो होती है, इस कैटेगरी 3 में नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4, 6 और मैक्सिमम 8 मार्क्स तक आते हैं। 4, 6 कॉमन है, जो जो 3 से 4 साल से कॉमन नजर आ रही है हमें। तो कैटेगरी 3 में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो थ्योरी के हवाले से एग्जामिनर आपसे बातें पूछेगा। ठीक है जी, तो ये तो कैटेगरी मैंने आपको रिकॉल करवा दी। आइए देखते हैं कि किस तरह से आंसर्स को हम अब फ्रेम करते हैं। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा है टर्की की सेंट्रल बैंक के हवाले से। इसमें इंटरेस्ट रेट को कट डाउन किया जा रहा है और कंजर्वेटिव 10th टाइम इन अ रो। तो ये आपने अब फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ पढ़ना है। ये चीज़ें रिकॉर्डिंग में दी हैं तो आप इसको देख सकते हैं। मैं पीडीएफ भी आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। पार्ट टी को जरा डिस्कस करते हैं। दो ही आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं, या तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर आप डाटा रिस्पांस क्वेश्चन को रेफर करें, या तो आप पहले डाटा रिस्पांस क्वेश्चन को पढ़ लें उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाएं। दोनों में से जो आप बेस्ट हैं, जिसमें आपको बेहतर लगता है, जिसमें आपका टाइम कम लगेगा, आई होप आई विश कि आप उसकी तरफ जाओ। Part A. With reference to figure 1.1, describe how Turkey's current account balance has changed between August 2019 and April 2020. Obviously सारी की सारी चीजें उसने जो पूछी हैं आपसे वो फिगर 1.1 से लेकर पूछी हैं, तो आपने इसको क्लोजली देखना होगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कि इसमें मार्क्स स्कीम में हमारे पास क्या चीजें हैं और किस तरह से इसको टैकल किया गया।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में विद रेफरेंस टू फिगर 1.1 describe how Turkey's current account balance has changed between August 2019 and April 2020. आपके लिए मार्क्स कहती है कि इट हैज गॉन चेंज्ड मूव फ्रॉम अ सरप्लस टू अ डेफिसिट। दो बातें आपने इसमें आइडेंटिफाई करनी है कि ये चीज चेंज हो चुकी है सरप्लस से डेफिसिट की तरफ। गाइडेंस रो चेक कर लेते हैं, गाइडेंस हमें क्या बता रही है। दिस इज द ओनली अप्रोप्रिएट आंसर, डू नॉट रिवॉर्ड references to positive or negative figures, worsening, etc. Equally, chronological descriptions of each year should not be credited even if references to surplus credit are made throughout. देखें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, जो गाइडेंस के हवाले से बात की जा रही है कि आप लोगों को बताया जाए कि देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को लेकर या तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पोजीशंस को बेहतर की तरफ लेकर जाते हैं जो कि सरप्लस कहलाती है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट की तरफ जाते हैं। तो आपने अगर इस डाटा से, इस इंफॉर्मेशन से या इस ग्राफ से, इस चार्ट से अगर आपने इस बात को पहचान लिया, सो एग्जामिनर आपको 1 मार्क रिवॉर्ड कर देगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी की तरफ हम चलते हैं। वन के बी में हमसे बात कर रहा है कि how could the data in figure 1.2 be used to explain the changes in the terms of trade between August 2019 and April 2020 as shown in figure 1.3। तो जनाब 1 के बी में भी हमारे पास चीज़ें जो पूछी जा रही हैं वो या तो टर्म्स ऑफ ट्रेड के हवाले से हैं जो उसने फिगर 1.2 में शेयर करी है, और इसमें इन्फ्लेशन के हवाले से बात है। तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है टर्की का, दैट सजेस्ट दैट देयर इज अ राइज इन टर्कीज एक्सपोर्ट, और इसके लिए आपको 1 मार्क अवार्ड कर रहा है। इफ इंपोर्ट प्राइसेस विल राइज बाय लेस, दिस विल लीड टू अ राइज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एज शोन। ये जो ये जो एलिमेंट है ये थोड़ा सा आप थ्योरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड का और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के दरमियान रिलेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, और इस बात को आप यहाँ पे आंसर्स में रख सकते हो ताकि आपको बेहतर मार्क्स मिल सकें। बाकी चीज़ें आपने फिगर 1.2 से ड्रॉ करनी है। जो इसकी गाइडेंस है उसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। डाटा क्लियरली शोज दैट द प्राइसेस have risen consistently over the time period, and the terms of trade have risen from a value of 1034.47 to 110.32। ख्याल रहे कि आपके पास बेहतर अल्फाज होने चाहिए डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन में। आपके पास कम अल्फाज हो मगर मुनासिब हो ताकि आप मार्क्स स्कीम के लिहाज से और बेहतर अल्फाजों के साथ आप मार्क्स को अटेन कर सकें। इसमें कंसिस्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पास कुछ डाटे की तरह से चीज़ें आती हैं, ट्रेंड आता है, तो हमें देखना होता है कि अपवर्ड ट्रेंड है या उसमें फ्लक्चुएशंस हैं या किसी किस्म की कंसिस्टेंसी है। ये सारी कॉन्टेक्शंस आपको इस्तेमाल करनी है। ओवर द टाइम पीरियड कवर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे अल्फाजों की जगह कुछ मुनासिब अल्फाजों में अपनी बात को समेट सकते हैं। आइए 1 के सी की तरफ चलते हैं। Consumer price inflation was 8.6% per annum in October 2019, and it's now 11.4, reducing the international competitiveness of Turkey's goods and services। कुछ चीज़ें आपको ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से याद होगी कि किसी में इन्फ्लेशन, किसी मुल्क में इन्फ्लेशन है यानी कि प्राइसेस ज़्यादा बढ़ी हुई, तो ऑब्वियसली उसकी कॉम्पिटिटिवनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो सवाल पूछ रहा है, एक्सप्लेन using the concept of price elasticity of demand how the increase in inflation has caused the change in Turkey's current account of the balance of payments between October 2019 and April 2020 as shown in figure 1.1। कम पूछा गया डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन में। अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो उसमें मैक्रो की चीजें अगर पूछी जा रही है तो मैक्रो में इन्फ्लेशन तक बात की जा रही है, मगर आज पीईडी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की चीजें कम देखने में आई है। अच्छा जी, एज ए स्टूडेंट आपने क्या आंसर देना है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीईडी आइदर बाय मींस ऑफ फार्मूला और एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज चेंजेस और रिस्पॉन्सिवनेस। तो डेफिनेशन आप सबको आती है, पीईडी की आप डेफिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है 4 मार्क्स को हासिल करने के लिए? यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट द डाटा terms of trade shows that the export price have increased more than the import prices, and explanation of how
The value of PED will affect export revenue and import expenditure respectively. So आपने इसी सारी बातों से ये कंपैरिजन में लाजमी दिखाना है कि एक्सपोर्ट प्राइसेस अगर बढ़ी हैं, मगर एक्सपोर्ट प्राइसेस जो बढ़ी हैं वो इंपोर्ट प्राइसेस से ज्यादा बढ़ी हैं। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का फार्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो और टर्म्स ऑफ ट्रेड के फार्मूले से भी बातें यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आ रही हैं, सारी चीजें इसमें इस्तेमाल की गई हैं। तो जहाँ पीडी थी वहां पर आप इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से बात करते हैं तो मार्शल लर्निंग कंडीशन को भी इस्तेमाल किया गया फॉर रेफरेंस टू द मार्शल लर्निंग कंडीशन नीडिंग टू बी फुलफिल्ड टू टर्न द करंट अकाउंट सरप्लस टू अ डेफिसिट 1 मार्क। आप यहाँ पर इस चीज को भी यानी कि थ्योरी को भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो अगर आप रिकॉल करें तो ये कुछ थ्योरी कुछ मौजूद है और कुछ डाटा मौजूद है। तो कैटेगरी 2, तो हमने 3 कैटेगरीज के हवाले से बात करी थी। कैटेगरी 1 सिंपली कैलकुलेशन है, सिंपली वो सब चीजें हैं जो आपके सामने डाटा रिस्पांस क्वेश्चन में नजर आ रही है। कैटेगरी 2 के हवाले से हमने बात ही समझी थी कि सब कुछ चीजें थ्योरी से आएंगी जो कि आ रही है, मार्शल लर्निंग कंडीशन डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। टर्म्स ऑफ ट्रेड के हवाले से फार्मूला और इसके हवाले से पीडी की कनेक्शन डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। आपने उसको भी कंपैरिजन में लिखा और यहाँ पर आप 4 मार्क्स तक के लिए जा सकते हैं। It is necessary for candidates to have a sound grasp of core concepts, especially the terms of trade, PD and the Marshall Lerner condition. अब obviously 4 मार्क्स के लिए कोशिश आपने करनी है कि 4 मिनट में इसको आप करें। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द एग्जामिनर नाइदर एक्सपेक्टिंग कि आप इसकी थ्योरी बहुत सारा लिखोगे। ठीक है, तो आप अगर इसको इंट्रोड्यूस ही कर देते हैं जस्ट टू गिव द हिंट कि आपको सारी चीजें आती हैं एंड समहाउ यू आर मेकिंग कनेक्शंस between PED, the Marshall Lerner condition, and terms of trade. So it will give a good explanation to the examiner. The change from a surplus to a deficit will only occur if the Marshall Lerner condition is fulfilled. यहाँ पे मुश्किल है, मैं आपसे ये अगर रिक्वेस्ट करूं कि आप यहाँ पे ग्राफ भी बना लो मार्शल लर्नर कंडीशन का और जे कर्व को इस्तेमाल करके आप वो पोजीशन वो एरिया भी दिखाएं, तो मुश्किल है 4 मिनट में या 4 मार्क्स के लिए आप कर रहे हैं। फिर भी अगर आप इसको करना चाहें तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। The understanding of PD might be implicit based on the explanations of how the value of PD will affect export revenue and import expenditure, and the first mark can therefore be awarded. If the answer only considers the impact on the export revenue or import expenditure, then a maximum of 2 marks may be awarded. काफी सारी चीजें एग्जामिनर की आज बढ़ गई हैं, डिमांड बढ़ गई है, तो आपके लिए भी बड़ा वॉचफुल होकर आपने आंसर देना है। उम्मीद रखें, ट्रस्ट रखें, आपने जब इतनी सारी तैयारी करी है, अगर वाकई आपको सब चीजें याद हैं तो इंशाल्लाह सुकून के साथ आप पेपर कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अब पेपर आएगा जरूर नहीं कि आप बेटर रिस्पॉन्स क्वेश्चन को पहले करें। आप सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। जगह अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो आप कुछ पेजेस छोड़ना चाहते हैं ना छोड़ें, आप सबके सब सेक्शन बी पहले कर लें। अगर आपको लगता है कि डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन को इस तरह से आ गया, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है और वो आधे घंटे में या हाफ एन आवर में आपसे नहीं हो पाएगी, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट करें, आपके माइंड में सब चीजें रिकॉल होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा और फिर आप सेक्शन ए की तरफ आ सकते हो। ठीक है, ओके जी। 1 का डी और उसका भी पार्ट 1 पूछता है, एक्सप्लेन हाउ अ नेगेटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्की विल अफेक्ट द फंक्शन ऑफ मनी। एक और कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में से उसने पिक किया और रेफर कर रहा है फंक्शंस ऑफ मनी। आपको पता है कि 4 फंक्शंस ऑफ मनी है, उसमें से यहाँ पर 2 मेंशन किए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज मेंट बाय द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यकीन करें कि आप जहां जहां किसी भी कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल पर इंट्रोड्यूस भी कर देंगे तो एग्जामिनर को तसल्ली होती है कि इस बारे में स्टूडेंट को मालूम है, और वहां से फिर आप उसको एप्लीकेशन की तरफ ले जाते हैं और फिर केस के साथ आप कनेक्ट करते हैं। हमेशा इसी तरीके से आपने आंसर को करना है। For explaining how this function of money will be affected by the negative rates of interest, that is, who might be affected, for example, borrowers, and how, for example, they will pay back less than the borrowed in real terms, up to 2 marks. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैंडर्ड फॉर डेबिट पेमेंट्स को लेकर पूछी गई ये बातें। If interest rates are negative, it means that the borrowers will pay back less than they have borrowed in real terms. तो अगर 4% पे हम बात कर रहे थे कि आपने बोरो किया है, अब वो अगर कहीं 1% पे उससे भी लेस आ गया, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि जो आपने जिस रेट पर आपने पैसा उधार पे लिया था, आपने बोरो किया था, अब जो आप पे बैक करने जा रहे हो
वो उससे कम करोगे, यानी कि जो पेइंग बैक का आपका टाइम पीरियड है या उसमें जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो उससे कम होगी जब आपने बोरो किया था। इसे आपने कहा नेगेटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो चीज़ें अगर आपने डायरेक्टली सिलेबस में नहीं भी पढ़ी हैं तो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप कुछ यूनिक टर्म को या कुछ अलग सी टर्म को एड्रेस कर सकें, उसको आप उसको कन्फ्रंट कर सकें और उसको कॉम्प्रीहेंड करके लिख सकें, तो बहुत बड़ी बिग डील नहीं है अगर सारी लेक्चर्स आपने लिए हैं क्लास में। स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकंड फंक्शन ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज मेंट बाय स्टोर ऑफ वैल्यू, अगेन इसमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 1 मार्क आपको दे रहा है और सेकंड जो कनेक्ट कर रहे हैं आप, फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ दिस फंक्शन ऑफ मनी विल बी अफेक्टेड बाय नेगेटिव रेट्स of interest, that is who might be affected, for example savers, 1 mark, and how, for example the value of their savings would be reduced in real terms। ठीक है जी। और गाइडेंस में यहाँ बात कर रहे हैं कि if interest rates are negative it means the savings are losing value in real terms। जो पैसे आपने सेव किए हैं ऑब्वियसली नेगेटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, रियल का मतलब क्या होता है एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। चार चीजें याद आ गई। इंटरेस्ट की कितनी डेफिनेशन थी, चार लिखवाई थी, कौन कौन सी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, रिवॉर्ड ऑफ लेंडिंग मनी, प्राइस ऑफ मनी एंड रेट ऑफ रिटर्न। शाबाश, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से वन का डी का वन हो गया और वन के डी का टू पार्ट भी हमने कवर कर लिया। आते हैं वन के ई पार्ट पे, इसको पहले कैटेगराइज करते हैं कि ये कैटेगरी है कौन सी और हम किस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम whether further cuts in Turkey's interest rate are likely to generate inflation or speed up the economic recovery। जरा समझते हैं कि क्या चीजें डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन से हैं या सीधे चीजें जाती हैं आपके थ्योरेटिकल पार्ट पे। फॉर एन एक्यूरेट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम शोइंग इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम एंड प्राइस लेवल, तो आप डायग्राम बना सकते हैं। 1 मार्क्स सिर्फ डायग्राम को बनाने के मिल रहे हैं, 6 मार्क्स में से 1 मार्क बहुत गनीमत है। अगर हम थ्रेशोल्ड के हवाले से बात करें, हर साल हम देखते हैं कि कोई ऑन एन एवरेज हमें 24 नंबर चाहिए पेपर 2 को अटेंड करके ए ग्रेड हासिल करने के लिए, तो उसमें से 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी के लिए अगर आप 12 से 14 मार्क्स भी हासिल कर लेते हैं तो सेक्शन बी में आपके पास कम मार्जिन रहेगा और आप आराम से ए ग्रेड की तरफ जा सकते हो। For explanation using one diagram 1 mark, the impact of a cut interest rate upon aggregate demand up to 2 marks। For evaluative format that considers whether the interest rate cut will impact upon prices, employment, economic growth। अच्छा, ख्याल रखें कि एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली एएस के सिलेबस का पार्ट नहीं है, मगर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ ये ऑन एंड ऑफ फ्रिक्वेंटली पूछता है, जो कि पिछले सालों में हमें नजर आई है कि एम्प्लॉयमेंट का बाकायदा उसमें तो 4-6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। तो थोड़ी बहुत अगर इन्फॉर्मेशन आपकी है, अगर आपको फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी भी अगर याद है और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आपने चीज़ें इन्वॉल्व करी हुई हैं, तो उतनी ही बातें हैं यहाँ पर लिखना बेहतर है। ठीक है, तो इसमें आपको ये जरूरी नहीं कि बताना कि भाई A2 का सिलेबस का पार्ट है और एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि हमने पीपीसी के टॉपिक में इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस किया था और जब हमने एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ा था तब भी हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट्स को डिस्कस किया था। गाइड हमें कुछ की जा रही हैं बातें। गेट्स इन द इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट का कम हो जाना, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम हो जाएगी और ऑब्वियसली इसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ जाती है जो कि हाउस होल्ड करता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है जो कि फर्म्स करती हैं। In addition, the exchange rate will fall, causing a rise in net exports। Aggregate demand will rise, but the impact upon prices and output and employment will be determined by the position of equilibrium national income। ख्याल रहे कि जितनी सारी बातें मैक्रो की हैं, अगर आपको फिस्कल पॉलिसी अच्छी तरह से याद है तो आपकी बेसिक्स बहुत सॉलिड हैं। किसी भी तरह से किसी भी किस्म की इन्वायरमेंट में, ऑब्वियसली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, पोजीशन पे, सिचुएशन पे आपको डाला जाएगा। आप फटाफट वहाँ से, अगर आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की चेन आपको करवाई थी, अगर वो आपको याद है, आप आराम से उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। इसमें बायलाज थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन की, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के हवाले से, तो आप इस चीज़ को बेहतर कन्फ्रंट कर सकते हैं। और हाँ, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको आनी चाहिए। तो ग्राफ्स हैं इसमें, ये चीज़ें 1E के हवाले से हो गई। ओके, कुछ अलग सी बातें अब करनी है क्योंकि सेक्शन बी हमारे पास आ चुका है। तो सेक्शन बी में सबसे पहले तो हम जी कैटेगरी बनाएंगे और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि सेक्शन बी में हमने यहाँ पर फॉलो करनी है। तो सेक्शन बी मैंने आपके सामने रख दी। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4
अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर मुझे ज़रा बताएं कि आपने कौन सा क्वेश्चन पिक करना है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप बेहतर क्वेश्चन को सेलेक्ट करें। लें 1 मिनट का टाइम और इस चीज़ को ज़रा पिक करें कि आपने कौन सा क्वेश्चन पिक करना है। जो अगला 1 घंटा आप गुजारने वाले हैं एग्जामिनेशन रूम में, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के साथ, थोड़ा सा पैनिक होता है बंदा, तो आप किस तरह से इसको कन्फ्रंट करेंगे, पिक करें। शाबाश, 1 मिनट का टाइम है आपको। ओके, कुछ हेल्प अगर आपकी मैं करूँ तो देखें, आप में से बहुत सारे बच्चे फॉरेन पहुंच गए होंगे कि सर 2013 ऑनवर्ड्स एग्जामिनर का पैटर्न ये रहा कि एग्जामिनर ने सेक्शन बी में माइक्रो से 2 क्वेश्चंस दिए और मैक्रो से एक क्वेश्चन पेश किया। ठीक है, तो 2013 ऑनवर्ड्स एग्जामिनर का ट्रेंड ये रहा। जरूरी नहीं कि वो जून में यानी कि मई जून के पेपर में और 12 मई को उसने दोबारा रिपीट करना है, मगर ट्रेंड ये रहा। और ट्रेंड बहुत सारी चीजें हमें बताता है। 7-8 साल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो 7 साल का डाटा अगर आपके पास है और 2013 ऑनवर्ड्स 14, 15, 16, 17, 18, 19 अगर ये चीजें चल रही हैं, और उसके अलावा भी कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको ये वाला पेपर भी जरा गौर से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, टॉपिक कौन से बारे में, सबसे पहले आपको मालूम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। पीपीसी के बारे में कुछ पूछ रहा है तो ये पीपीसी हो गया। इसके अलावा पार्ट ए के लिए हमारे पास जो चीजें इसमें मौजूद हैं, एक तो री एलोकेट है, एक वर्ड ये है जो आपने इसको गौर से देखना है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स के हवाले से कुछ पूछ रहा है, कंज्यूमर गुड्स के हवाले से पूछ रहा है। मोर कैपिटल गुड्स, फ्यूअर कंज्यूमर गुड्स, ये इसके सामने इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है हमारे साथ। और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है कंज्यूमर्स पे, ना सिर्फ यहाँ तक बात रखी गई है बल्कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चन किस बारे में। ठीक है, और उसमें कितना डाटा है, और क्या 8 मार्क्स के लिए हम डायग्राम्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं कोई बेहतर टाइम में। यानी कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मैंने गाइड किया था 20 से 25 मिनट काफ़ी होते हैं अगर आप अच्छा पेपर करना चाह रहे हैं वेल प्लेस इन टाइम पे। तो अगर आप 20 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो ठीक। मुझे लगता है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखें, बहादुरी नहीं दिखानी कि सर वो जो क्वेश्चन किसी ने नहीं किया मैं वो अटेंड करके आ गया, तो मार्क्स ही वैसे आएंगे जो किसी के नहीं आए होंगे, और वैसे आएंगे जो आपने बताने भी नहीं है। तो ऐसा मत करिएगा। सबसे बेस्ट जो आपको क्वेश्चन आता हो, जिसके पॉइंटर्स आपको याद हो, आपका जो टॉपिक हो वेल पेपर्ड हो, उस बारे में आपने उसी क्वेश्चन को पिक करना है। छोड़ दो दुनिया को, आपने अपना थ्रेशोल्ड मार्क करना है कि आपने हर एक पार्ट में कोई ए ग्रेड बनाना है, 80% मार्क्स हासिल करना है और बाहर आना है, ताकि आपके 24 मार्क्स आ सकें और आप एक ग्रेड तक पहुंच सकें। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारी कुछ चीज़ें पूछी गई हैं 8 मार्क्स के लिए। इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, फिर भी जो बहुत बेहतर है इस टॉपिक में वो ये टॉपिक कर सकते हैं। पार्ट बी इसका, डिस्कस वेदर द ट्रांजिशन फ्रॉम प्लान इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी विल ऑलवेज बेनिफिट कंज्यूमर्स। अच्छा, इसमें एक तो है कि इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन को पूछा गया। जो टॉपिक आपने किया था जो इकोनॉमिक सिस्टम से आया था, तो इकोनॉमिक सिस्टम से ये टॉपिक था। इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन आपको याद है आपने किया था, बिल्कुल वही है। मगर अभी इसमें से एक और बातें निकाली गई हैं और इसमें से सिर्फ ये पूछा गया है कि कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जो कंज्यूमर्स का इम्पैक्ट है आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपके थिंकिंग स्किल्स अच्छे हैं, जो हमने पूरे साल मेहनत करी है, थिंकिंग स्किल्स, तब तो आप इस क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। वरना मेरा मशवरा आपको इस क्वेश्चन के लिए नहीं होता। ऑब्वियसली पेपर आपका नहीं है, मगर आप कुछ रैशनल यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं कि अब के आने वाले पेपर में आप किस तरह से ये शुरू के जो 5 मिनट हैं इस पे आपने अच्छी तरीके से टाइम इन्वेस्ट करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए अच्छे ऑप्शंस क्या हैं। साथ साथ में नहीं देखना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यूज एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन व्हाई द सप्लाई ऑफ some products is price elastic and the supply of other product is price inelastic। तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, इलास्टिसिटी का है। इसको हम देखते हैं 8 मार्क्स के लिए। अच्छा क्वेश्चन है अगर आप इलास्टिसिटी को मेहनत करते आ रहे हैं और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, जो 33 क्वेश्चंस आपने किए हैं आई होप, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पार्ट बी इंटरेस्टिंग है, कुछ मैक्रो से उसने चीजें पूछी हैं। उसने पूछा है डिस्कस द वेज इन विच फिस्कल पॉलिसी can be used to increase the aggregate supply
और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इसी तरह का पैटर्न इससे पहले भी पूछा गया था कि माइक्रो से एक क्वेश्चन आया था और जो पार्ट बी था वो मैक्रो से पूछा गया था। कुछ सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर उसने पूछा है। उसने फिस्कल पॉलिसी को इस्तेमाल किया है और एग्रीगेट सप्लाई के हवाले से बात करी है। फिस्कल पॉलिसी बच्चों के जहन में आ रहा होगा सर, ये ऑब्वियसली ये तो डिमांड साइड पॉलिसीज हैं, तो इसका ताल्लुक एग्रीगेट सप्लाई से कैसा है, यही इंटरेस्टिंग बात है। ऑफ प्रोडक्ट्स इन एन इकोनॉमी एंड कंसिडर whether this approach is likely to be effective। तो दिखने में जो क्वेश्चन है तो आप बड़ी आराम से कह सकते हैं सर ये फिस्कल पॉलिसी क्वेश्चन आया था, कोई पूछेगा सर वो तो हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की डायग्राम बना दी थी, वहाँ पे सब चीजें कर दी। कि बेहतर तरीका नहीं है, आपने केयरफुली पढ़ना है। जो 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 क्वेश्चन आप अटेंड करने जा रहे हैं इसको आपने 3 से 4 बार पढ़ना है, थॉरली पढ़ना है। जो भी आपका स्टेमिना हो, जितने भी आपकी आपकी पोटेंशियल हो, भाई स्ट्रेंथ्स हो, मसल्स हो, इकोनॉमिक्स में आपने अपनी जो जो कॉशियस अप्रोच है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हमारे लिए वन कैटेगरी पे, सेकंड पे और थर्ड पे क्या चीजें, कहाँ से हम क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं, कहाँ बेहतर पोजीशन पर हम हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन इकोनॉमी इज फेसिंग द शटडाउन ऑफ इट्स स्टील मेकिंग इंडस्ट्री एज अ रिजल्ट ऑफ चीप इंपोर्ट्स। पार्ट ए वो आपसे पूछता है व्हाट इज मेंट बाय रिटर्न प्रोटेक्शनिज्म एंड डिस्क्राइब टू वेज। सिर्फ 2 तरीके पूछ रहा है, आपने कई सारे तरीके पढ़े हैं। डिस्क्राइब टू वेज इन व्हिच दिस स्टील इंडस्ट्री कुड बी प्रोटेक्टेड। 8 मार्क्स के लिए आपसे प्रोटेक्शनिज्म पूछा है और प्रोटेक्शनिज्म में आपके पास डायग्राम भी मौजूद है। टैरिफ की डायग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हो और कोटा की डायग्राम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट बी में आपसे पूछता है discuss the advantages and disadvantages of protecting an industry such as steel and consider whether the protection will be overall benefit to this economy। इसमें arguments in favor and against, arguments in favor in against of protectionism, ये आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पिकिंग के हिसाब से मैं इसको नंबर 1 पे रखता हूँ, बेहतर क्वेश्चन है। नंबर 2 पे इसको रखता हूँ और नंबर 3 पे इसको रखता हूँ। रेस्ट आपकी चॉइस है। कुछ बच्चे माइक्रो में बेहतर होते हैं, कुछ बच्चे मैक्रो में स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आपकी चॉइस है। आइए जरा देखते हैं इसकी मार्क्स स्कीम क्या है और सेक्शन डी में किस तरह से हम आंसर्स को प्लेस कर सकते हैं। ओके जी, तो सब तेज में चलूंगा। पीपीसी के हवाले से पूछा गया, पीपीसी के सामने क्वेश्चन है, इसको रिकॉर्ड भी हम कर रहे हैं, फटाफट चीज़ें हो जाएंगी। और पीपीसी की डायग्राम में पूछ रहा है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स ऑन एक्सेस। आपको मालूम है कि आप पीपीसी में दो तरफ रख सकते हैं इसको, दोनों एक्सेस पे। और these terms not have to be used, but it must be clear that the candidate understand the distinction between the two. The significance of the reallocation should be clearly understood। आप इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से बात कर सकते हैं। In the short term, the consumer will have less goods and services available to consume, but obviously in the long run there may be an outward shift in PPC as more capital goods are produced and the economy's capacity expands। तो आप इसमें ये बातें यहाँ पर कर सकते हैं, PPC को राइटवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। 2 का बी इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन है। इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन में हमसे बात की जा रही है द ट्रांजिशन टू अ मार्केट इकोनॉमी विल रिप्रेजेंट अ मूवमेंट टुवर्ड्स कंज्यूमर सोवरेनिटी। वहीं के सारे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस किए थे और आई बिलीव कि हमने टेरिफ से डिस्कस किए थे। If there is imperfect information, however, there will be an underproduction of managed goods and an overproduction of demanaged goods। कुछ बातें क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से पूछी गई हैं, या आपके ऊपर है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या उसमें से बातें निकाल सकते हैं। And candidates are required to consider the advantages and disadvantages of market economy and then to exercise some judgment about whether transition will always be better for consumers। तो 2B आपके सामने रख दिया गया। टू क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने एक्सप्लेन करना है 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो इलास्टिसिटी थी वो आपने बतानी है। इफ द कैंडिडेट considers only one factor and reverse this factor, then one maximum for the second application। For example, if a candidate suggests that a product is elastic in supply because there are plentiful resources and then reverse this to explain that price might be inelastic because of shortage of resources, this can only be credited once। इसका मतलब ये कि आपने होशियारी नहीं करनी
और जितने फैक्टर्स हैं वो आपने सारे लिखने हैं। फिस्कल पॉलिसी वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। कट्स इन इनकम एंड बिजनेसेस टैक्सेस may provide incentive and increase the supply of labor and entrepreneurship to the economy. The difficulty is that they might not to stimulate these resources. In addition, this could lead to a budget deficit and possible inflation. Increase in government spending could be directed to improving labor skills. Subsidies would also be included in the category, encouraging, for example, investment in research and development. This could also lead to a budget deficit and may take some time before this comes to fruition. A comparison of fiscal policy with another policy might be relevant with the evaluation, but is not a relevant analysis. मुश्किल क्वेश्चन था और मार्क्स स्कीम में रिक्वायरमेंट और उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। 4A जो हमारे हिसाब से मेरे हिसाब से रिकमेंडेड क्वेश्चन था, कैंडिडेट शुड नॉट बी क्रेडिटेड फॉर सिंपली stating the protectionism is protecting industries. There must be a developed reference for foreign competition. वो आप लोगों को भीतर आता है और इसमें आप डायग्राम से बना सकते हैं। और 4 का बी, 4 के बी में हमारे पास आर्गुमेंट्स से, आर्गुमेंट्स में हम बात कर सकते हैं। मुश्किल से मुझे लगता है कि इसमें डायग्राम को आप ऐड कर सकते हो, तो ट्रेड क्रिएशन की डायग्राम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। Advantages include the inter-industry argument, anti-dumping and protecting employment. Disadvantages include the fact that the resources may not be allocated in their most efficient use. There might be retaliation and consumers will have to pay higher prices. Overall benefits should be fully considered for evaluation marks. मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छा था। ये आपके साथ जो है वो फरवरी मार्च के पेपर डिस्कस किया गया। इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में और 1 से 2 दिन के अंदर आपको पेपर इंशाल्लाह बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मई जून के लिए। ठीक है जी, फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।